हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR आल्सो फ्रिक्वेंटली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस EPR और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस AMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, ESR is a branch of absorption spectroscopy in which radiation of microwave frequency is absorbed। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस माइक्रोवेव रेडिएशन को या फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिया है, तो ये किसके प्रेजेंस में ये जो भी सब्सटेंस रहता है वो पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है, उसको देख लेते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन और इनके रेजोनेंस के बारे में भी डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो करता है। तो सबसे पहले इसमें है डायमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग नियॉन को देखें तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 है ना। इसका 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं और ये पेयर्ड में होते हैं, है ना। और इसी तरह हम लोग देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में देखें तो, और अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल के हम लोग फ्लोरीन लिए हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p5 है ना। तो इसके 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो पाँचवा इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड में नहीं रहता, इसलिए इसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन और इसके रेजोनेंस के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके का स्पिन करता है और ये रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन देख लेते हैं। जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो एक का जो डायरेक्शन होता है वो, या एक का जो स्पिन होता है, रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके रोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो भी रोटेट कर रहा है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। तो इसके रोटेशन को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, है ना। क्वांटम नंबर, है ना, इसे MS से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं +12, और जो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं -12, है ना। इसका स्पिन होता है -12। ओके, यहाँ तक क्लियर है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आया, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो ये दोनों स्पिन एक दूसरे को सेल्फ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए इसके स्पिन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MS ±12, है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये स्पिन कर सकता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन ट्रांजिशन इज द बेसिस ऑफ ESR। ठीक है, अब इसके डायग्राम की मदद से रेजोनेंस को भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ESR चैम्बर में सब्सटेंस को लिया जाता है, सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसके बाद इसमें
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ये जो होता है दोनों तरफ ये मैग्नेट लगा होता है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है ना। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या उसके पैरेलल हो जाता है। जैसे कि इसका स्ट्रेंथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो स्पिन है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस तरफ है तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में या इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा स्टेट, है ना, अल्फ़ा स्टेट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, ये जो स्टेट है वो लोअर एनर्जी स्टेट है ना, क्योंकि हमने इसमें अभी कोई भी एनर्जी इसमें अप्लाई नहीं किया है ना, लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है। इसके बाद हम लोग इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और कौन सा रेडिएशन यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव रेडिएशन, है ना। जब हम इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है, स्पिन का डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है ना, एंटी पैरेलल हो जाता है। पहले इस तरफ था, अब ये हो गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो गया है ना। और इस स्टेट को हम लोग कहते हैं बीटा स्टेट, है ना, बीटा स्टेट। और ये होता है हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद इसमें क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और हमें ESR सिग्नल या ESR स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इसमें हमें सिग्नल कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से। और 3 सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो कुछ वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। इनकी जो ये विड्थ होते हैं और ये जो पीक्स होते हैं, इनको डिटेक्शन करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन से कंपोनेंट मौजूद है, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें पीक बनते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें 3 सिग्नल अगर दिखा रहे हैं तो इसमें सब्सटेंस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, इस बेस में हम लोग किसी कंपोनेंट का या ट्रांजिशन मेटल का स्पेशली डिटेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इससे इंफॉर्मेशन यील्ड कर सकते हैं अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्पेशल लोकेशन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। और हाँ, हम इसमें रेजोनेंस को भी समझने वाले थे। तो इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। जैसे कि ये बेंजीन है, उसमें बॉन्ड कुछ इस तरीके से होता है, वो स्प्लिट होता है इस तरीके से, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसे ही बनता है ना। इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, बस इसमें बॉन्ड का जो बॉन्ड, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, इसमें बस बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ना। ये इसका बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो इसी तरीके इसमें इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस इसके स्पिन और इसके जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ रहे हैं। पहले ये था अपवर्ड डायरेक्शन में था, है ना, नॉर्मल स्टेट में। जब हम लोगों ने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये डाउनवर्ड या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ये इसका स्पिन हो गया, है ना। देन इसके बाद जब हम लोगों ने इसमें रेडिएशन इसमें अप्लाई किया तो ये फिर से ये अपवर्ड डायरेक्शन में एंटी पैरेलल स्टेट में या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस इसके स्पिन में चेंज हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं रेजोनेंस, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग माइक्रोवेव रेडिएशन अफेक्टिंग इट्स पोजीशन जस्ट चेंज इज स्पिन, है ना। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, रेजोनेंस समझ में आया। तो इस टेक्निक को हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण रेजोनेंस फिनोमेना इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पार्ट में। इसका प्रिंसिपल पार्ट भी सिंपल है, इसमें समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। अ केमिकल स्पीसीज विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मच लाइक द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें जो केमिकल स्पीसीज जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है लाइक न्यूक्लियस, है ना। द स्पिनिंग एक्शन ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेटेड अ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, वो मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो जनरेट करता है। ठीक है। आगे इसमें इफ़ अ इंटेंस फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन अज्यूम ओरिएंटेशंस अलाइंड विथ लोअर एनर्जी माइनस म्यू एच जीरो और अगेंस्ट हायर एनर्जी प्लस म्यू एच जीरो द फील्ड, है ना। इसे हम लोग नीचे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एबल टू एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ द प्रॉपर फ्रिक्वेंसी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि हम लोग एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, है ना, इसलिए इसमें एच न्यू इसमें रिप्रेजेंट किया गया है एच न्यू से। विच कट पोर्ट इट फॉर्म लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है। अब इसे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे हम लोग ऊपर में डिस्कस किया कि इसमें इंटेंस फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है अज्यूम ओरिएंटेशन अलाइन विथ लोअर एनर्जी स्टेट, है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू डिजेनरेट स्टेट में है, नॉर्मल कंडीशन में, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। देन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर इसका जो अलाइनमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के पैरेलल हो जाता है ना, लोअर एनर्जी स्टेट में। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है ना। और ये जो डब्ल्यू डिजेनरेट स्टेट है वो दो एनर्जी स्टेट में ये स्प्लिट हो जाता है। नीचे जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट होता है, इसे हम लोग इसके स्पिन को हम लोग -12 से डिनोट करते हैं। एंड देन ऊपर का जो स्प्लिटिंग स्टेट है उसे हायर एनर्जी स्टेट कहते हैं। इसे हम लोग इसके स्पिन को +12 से डिनोट करते हैं। और ये इन दोनों के बीच का गैप को डेड और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू जी बीटा बी के बराबर होता है रेजोनेटिंग कंडीशन में, है ना, रेजोनेंस कंडीशन में, है ना। इस एनर्जी गैप की मदद से जो रेजोनेंस कंडीशन में है उसकी मदद से हम लोग इसका जो फ्रिक्वेंसी है, जो रेडिएशन का फ्रिक्वेंसी है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू जी बीटा बी, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है ना। ठीक है। इससे रिलेटेड जो फ्रिक्वेंसी इसका जो डिटर्मिनेशन करना रहता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना, कि इसमें कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी फॉर एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.35 टेस्ला। ठीक है। जी इज इक्वल टू इसमें 2 दिया है ना। तो सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ये जो था हमारा ये एनर्जी गैप था, है ना। ठीक है। और हम लोग इसमें फ्रिक्वेंसी इसका डिटर्मिनेशन करना है ना, कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिए हैं। वी इज इक्वल टू जी बीटा बी और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस इसमें वैल्यू पुट करना रहता है। इसमें जी इज इक्वल टू 2 दिया है तो 2 है ना। बीटा इज इक्वल टू बोर मैग्नेटॉन, इसका वैल्यू होता है 9.2732 इंटू 10⁻⁻24, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है 0.35 टेस्ला, है ना। और जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34। इसको कैलकुलेट किए तो इतना वैल्यू आया 9.8 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्स। तो ये न्यूमेरिकल एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। इसके वैल्यू को कम से कम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू कितना होता है। ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस एंड द टेक्निक एम्प्लॉयड टू स्टडी दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है। आगे इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द एरिया ऑफ ESR peak इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दी सैंपल, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने सिग्नल हमें प्रोवाइड होगा, है ना। इन्वेस्टिगेटेड एंड दस टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा या किसके किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उनके जो सैंपल के जो कंसंट्रेशन है उन पर ये डिपेंड करेगा, इनके प्रोपोर्शनल होगा। ESR का जो पीक है वो, है ना। लास्ट है इसमें इन
quantitative analysis, peak area of the sample are compared to the peak area of a standard which contain a known quantity of unpaired electron. क्लियर है? तो ये था फ्रेंड इसका प्रिंसिपल पार्ट। आगे है इसमें इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। A typical ESR spectrometer contains the following main components. फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। A linear magnetic field is generated by a powerful electromagnet. Modulation coil located on the side of the resonant cavity है ना, modulated the magnetic field। ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड को व्यवस्थित करता है, ठीक है। जो ये मॉड्यूलेटर लगा होता है वो, है ना, और ये लोकेटेड होता है रेजोनेंट कैविटी के साइड में, है ना। आगे इसमें इस स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से हम ESR के जो प्रोसीजर है वो कैसे कैसे वर्क करता है उसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले सैंपल जो कैविटी होता है, सैंपल क्यूटी सेल, उसमें सैंपल को रखा जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाता है। इसके दोनों तरफ मैग्नेट लगा होता है और इसके बगल में ये मॉड्यूलेटर लगा होता है जो इसे इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ये मॉड्यूलेट या व्यवस्थित करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें सैंपल में क्लिस्ट्रॉन की मदद से जो माइक्रोवेव रेडिएशन है उसे इसमें डाला जाता है। देन इसे डिटेक्ट कर लेता है, एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और ये जो ये डिटेक्टर होता है वो माइक्रोवेव रेडिएशन को डायरेक्ट करंट आउटपुट में कन्वर्ट करता है और ये एम्पलीफायर इसे एम्पलीफाई करता है। देन जो ऑस्किलोस्कोप रिकॉर्डर से होते हुए कंप्यूटर तक जाता है और यहाँ पर हमें ये ESR स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो ESR स्पेक्ट्रोमीटर है वो वर्क करता है ना। तो आगे इसमें सोर्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में डिस्कस किया कि जो माइक्रोवेव सोर्स के रूप में हम लोग क्लिस्ट्रॉन का जो यूज़ करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोमीटर्स द यूजुअल सोर्स इन अ क्लिस्ट्रॉन ऑस्किलेटर दैट नॉर्मली ऑपरेट एट 95,000 मेगाहर्ट्ज एंड प्रोड्यूस्ड द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, है ना। जो एक क्लिस्ट्रॉन होता है, तो ये जो क्लिस्ट्रॉन ऑस्किलेटर होता है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है। द रेडिएशन ऑफ द ट्रांसमिटेड इनटू द सैंपल कैविटी बाय मीन ऑफ अ वे गाइड मेड द ब्रास और कॉपर ट्यूबिंग, है ना। इसके बाद ये ट्रांसमिट होता है सैंपल कैविटी में, ठीक है। अब जो सैंपल कैविटी होता है उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है वो। The sample cavity or resonating cavity is placed between the poles of an electromagnet. The cavity currently is used are the cylindrical or rectangular type, है ना। The cavity can be designed so that the sample can be irradiated. For studying anisotropic effect in solid, sample rotable cavity is generally employed, ठीक है। अब इसमें सॉल्वेंट का चॉइस कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। ESR स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्टेन फॉर गैसेस, पाउडर्स, क्रिस्टल्स एंड फ्रोजन सॉल्यूशन। द बेस्ट फ्रोजन सॉल्यूशन रिजल्ट्स आर ऑब्टेन व्हेन द सॉल्वेंट, एग्जांपल में हम लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं, मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, फ्रीजेस टू फॉर्म अ ग्लास, ठीक है। सॉल्वेंट ऑफ हाई dielectric constant water and alcohol should be avoided because they absorb in microwave region, है ना। इसमें अल्कोहल को अवॉइड किया जाता है, वाटर एंड अल्कोहल को। आगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ दिस सैंपल शुड बी अबाउट 10⁻⁻6 m when structural determination and qualitative analysis are to be carried out, ठीक है। अब आते हैं इसके डिटेक्टर में। इसमें हम लोग क्रिस्टल डिटेक्टर यूज़ करते हैं। अब इसे क्रिस्टल डिटेक्टर क्यों कहते हैं वो आगे देखते हैं। कॉमनली यूज डिटेक्टर इज एन सिलिकॉन क्रिस्टल, इसलिए इसे क्रिस्टल डिटेक्टर कहते हैं। विच एक्ट एज अ माइक्रोवेव रेक्टिफायर, है ना। दिस कन्वर्ट माइक्रोवेव पावर इनटू अ डायरेक्ट
करंट आउटपुट। ठीक है, ये माइक्रोवेव जो पावर होता है या रेडिएशन होता है उसे डायरेक्ट करंट आउटपुट में चेंज कर देता है। फेस सेंसिटिव डिटेक्टर आर यूज टू रिड्यूस द नॉइस लेवल, है ना। आगे इसमें है रिकॉर्डर और एन ऑस्किलोस्कोप। फाइनली द सिग्नल फ्रॉम फेस सेंसिटिव डिटेक्टर एंड स्वीप यूनिट इज रिकॉर्डेड बाय द ऑस्किलोस्कोप और पेन रिकॉर्डर। ठीक है, इसे पेन रिकॉर्डर द्वारा ये रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देन कंप्यूटर में इसे देन इसके बाद कंप्यूटर में हमें ये सारे स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन पार्ट को फ्रेंड हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक, उसका प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।